welcome you. I request all of you to please stand and give a standing ovation. Mark of respect. Thank you very much. धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर वाहिदुर हसन, वाइस सीपीओ नैक को निर्वाचन होने वाली रिपोर्ट उत्तर प्रदेश रिपोर्ट के विषय में संक्षिप्त परिचय देने हेतु आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर नीतीश, सभागार में मौजूद सभी सम्मानित अतिथियों को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, नए के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर एस सी शर्मा जी, मंचासीन गणमान्य विद्वानों, हमारे माननीय कमेटी मेंबर्स, सभा में उपस्थित नैक के मेरे वरिष्ठ सहयोगियों, सम्मानित अतिथियों, नैक के कर्मचारियों, देवियों और सज्जनों, आप सबको सादर प्रणाम। नैक के स्टेट वाइज एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। प्रत्यायन में राज्यवार प्रवृत्तियों को साकार करने के प्रयास में नैक प्रत्यायन रिपोर्टों का राज्यवार विश्लेषण नियमित रूप से प्रकाशित कर रहा है। अब तक ऐसी 24 राज्यवार विश्लेषण रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर पूर्व, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि शामिल हैं। प्रत्यायन रिपोर्ट के राज्यवार विश्लेषण में उत्तर प्रदेश इस श्रृंखला की 13वीं रिपोर्ट है। प्रत्यायन रिपोर्टों का ऐसा राज्यवार क्षेत्रवार विश्लेषण न केवल उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के राज्य स्तरीय परिदृश्यों को समझने के लिए अमूल्य है, बल्कि इस तरह के विश्लेषण से निकलने वाली सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में अपनी भविष्य की गतिविधियों की योजनाओं को भी बनाने में मदद मिलती है। उत्तर प्रदेश प्रशासन प्रत्यायन रिपोर्ट का राज्यवार विश्लेषण कई गुणवत्ता संबंधी मानदंडों, मुद्दों, चुनौतियों के संदर्भ में उच्च शिक्षण संस्थानों के निरंतर विकास पर कुछ प्रकाश डाला गया है। इस स्टेट वाइज एनालिसिस रिपोर्ट जो उत्तर प्रदेश की हमने प्रकाशित की है, उसमें राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु नीति निर्माताओं के लिए बहुत ही सहायक होगी। इसके अलावा यह गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं को पर्यटन के लिए आगे आने के लिए भी प्रेरित करेगी। उत्तर प्रदेश में 81 विश्वविद्यालय, जिनमें से कुल 33 विश्वविद्यालय को नैक का एक्रेडिटेशन दिया गया है, उसमें से इन 33 में से सिर्फ 13 विश्वविद्यालयों के पास वैध मान्यता है। उत्तर प्रदेश के 6,888 कॉलेज में हालांकि केवल 591 कॉलेज की ही मान्यता की गई है। इसमें इन 591 महाविद्यालयों में से 438 महाविद्यालय पुनः एक्रेडिटेशन के लिए आवेदन नहीं किया है, और इसमें से सिर्फ 108 महाविद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अभी मान्यता है, वैध मान्यता है। इस स्टेट वाइज एनालिसिस रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में का अध्याय 1 ये उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में, इस राज्य के परिचय के बारे में अवगत कराता है। इसमें स्थान, जलवायु, जनसांख्यिकी, अर्थव्यवस्था, सकल राज्य घरेलू उत्पादन, कृषि उत्पादन, औद्योगिक रूपरेखा, उच्च शिक्षा और रोजगार की स्थिति के संबंध में प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है। अध्याय 2 में यह अध्याय गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यांकन और प्रत्यायन के परिचय से संबंधित है। नैक की प्रत्यायन प्रक्रिया के बारे में, दुनिया भर में प्रत्यायन के प्रकार, प्रत्यायन प्रथाओं के बारे में, भारत में प्रत्यायन के बारे में और कितनी प्रत्यायन की एजेंसियां हैं, उनके दायित्व क्या हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अध्याय 3 मुख्य रूप से नैक के प्रारंभ होने के बाद इस अध्याय के अंतिम भाग में मुख्य उद्देश्यों, विश्लेषण की प्रक्रिया, पद्धति, रिपोर्ट का प्रारूप और मान्यता प्राप्त संस्थाओं की स्थिति के बारे में
सांख्यिकीय जानकारी की व्याख्या की गई है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को विस्तार से समझाया गया है। अध्याय 4 आंकड़ों के माध्यम से विश्लेषण पर पूरी चर्चा की गई है, यानी जो नैक के 7 मानदंडों के तहत संस्थानों को पीयर टीम द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट, अंक और संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए प्रस्तुत की गई स्वयं अध्ययन सेल्फ स्टडी रिपोर्ट से तैयार किए हुए कुछ आंकड़ों को तैयार किया गया है। अध्याय 5, इस अध्याय में प्रत्यावित संस्थानों की पीयर टीम रिपोर्ट का गुणात्मक विश्लेषण, सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को कुछ समान विशेषताएं जो पीयर टीम रिपोर्ट दिखाती है उनका वर्णन किया गया है। अध्याय 6 में अध्याय 3, 4 और 5 में किए गए विभिन्न मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण पर आधारित है, कुछ विशेष निष्कर्ष निकाले गए हैं और इस अध्याय में प्रस्तुत किए गए हैं। अध्याय 7 चैप्टर 7 टॉकिंग अबाउट द रोड अहेड, इस रिपोर्ट में उच्च शिक्षा संस्थानों की मान्यता प्राप्त स्थिति की श्रेणीवार और मानदंड के अनुसार नैक की मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया और विश्लेषण के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट का विश्लेषण पर आधारित निष्कर्ष उत्तर प्रदेश की नीति निर्माताओं के लिए अधिक मददगार होंगे और उन्हें गुणवत्ता आश्वासन और विद्युत के संबंध में अपनी भविष्य की गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद। जय। धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर विनीता साहू, सहायक सलाहकार नैक को उद्घाटन होने वाले योग नियमावली के विषय में संक्षिप्त परिचय देने हेतु आमंत्रित करता हूँ। Thank you, Dr. Nilesh. Respected Honorable Governor Madam, respected Director Sir, Vice Chancellors, Pro-Vice Chancellors, Directors, distinguished guests, and my dear friend. A very good morning to all of you, and it's my immense pleasure to present the Yoga Manual in brief. Yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science which focuses on bringing harmony between mind and body. Being widely considered as an immortal cultural outcome of Indus Saraswati Vedic civilization, yoga dates to 2700 BC. Even though the percentage of yoga practitioners has increased enormously after the declaration of June 21st as an International Yoga Day, with global estimates accounting to 300 million practitioners worldwide, it was in India that the yogic system found its fullest expression. In this connection, a consultative meeting on yoga education in universities was called by UGC on 2nd January 2016, which led to the decision of setting up the departments of yogic arts and science in university set up under MOE. Since there was an increase in the number of yoga institutions, there was a need for regulation of yoga education and practices. It was also felt that there is a need for accreditation body which can offer accreditation to such yoga higher education institutions in India, keeping the following rationales. And the rationales were to claim and preserve the authentic yoga tradition as India is giving to the globe, to upkeep, retain, safeguard the tradition of authentic yoga in its truest essence and avoid deviation, and to enable the creation of ecosystems across higher education institutions that scientifically would open every possibility of exploration across various dimensions of traditional authentic yogic principles. Yoga is reliable with our ethnicity and harmonizing to science, so it is our primary duty to endorse it further. Therefore, the study of this discipline was brought under the national accreditation ambit, considering the above. In these lines, the core working group chaired by Honorable Dr. H.R. Nagendra Guruji, Chancellor, S. Vyasa University, Dr. B.R. Ramakrishna Sir, Vice Chancellor, S. Vyasa University, Dr. Manjunath N.K. Pro-VC, S. Vyasa, Dr. Bharati Devi, Dr. Richa Chopra, Dr. Sanjeev Patra, supported by NAC's teams including Dr. Jagannath Patil, who started the initiative for Yoga Manual, Professor Amiya Kumar Rath, Advisor NAC, Dr. Sujata Shanbha, Dr. Shyam Singh Inda, Dr. A.V. Prasad, Dr. Ruchi Tripathi and Dr. N.R. Mohan worked immensely under the dynamic leadership of our respected Director Sir for the development of Yoga Accreditation Manual. The committee
frequently met face to face and in online mode to conduct the meeting and then finalize the yoga manual along with benchmarks. All the unique features and practices pertaining to yoga are included in the manual in the form of metrics and key indicators. To name a few key indicators like philosophical foundation and authenticity of yoga curriculum, yoga for peace and harmony, yoga for youth, facilities for yoga therapy and learning resources, extension of yogic ecosystem, yoga for health, application of yoga, etc. Further, we strongly believe that this undertaking by NAC will be counted as a major landmark in the national history of higher education, quality assurance, in particular in yoga. With these words, I conclude the brief description of yoga manual and looking ahead for the launch of the yoga manual with the hands of the Honorable Governor Madam. Thank you. Namaste. Dhanyavad. अब मैं NAC के निदेशक प्रोफेसर एस शर्मा सर और सुजाता शानदार मैडम से अनुरोध करता हूं कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैडम का सम्मान हमारे पारंपरिक मैसूर पेटा बस अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एस शर्मा सर, NAC निदेशक और सुजाता शानदार मैडम से कि उत्तर प्रदेश रिपोर्ट और योग मेमोरियल का अनावरण करें, का विमोचन करें। मैं अपने मुख्य अतिथि से अनुरोध करता हूं जो एक्सपर्ट इस रिपोर्ट को पूर्ण करने में अपना सहयोग दिए हैं उनको उनका सम्मान और उनका उत्साह वर्धन करने के लिए मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा कि उनको एक एक प्रति देने ताकि वो आगे भी ऐसी रिपोर्ट को पूर्ण करने में हमें सहयोग प्रदान करें। तो उत्तर प्रदेश से जो रिपोर्ट में एक्सपर्ट आए, मैं हसन सर से अनुरोध करता हूं कि उनको एक एक करके आप बुला लें सकता हूं। जो इस रिपोर्ट में जो हमारे एक्सटर्नल कमेटी मेंबर्स थे, प्रोफेसर एसपी पानी साहब वो यहाँ पे उपस्थित है। मैं प्रोफेसर एसपी पानी साहब से निवेदन करूंगा कि वो महोदय आपसे निवेदन करूंगा एक कॉपी अगर उनको दी जा सके तो हमारी रिपोर्ट की है तो उनके लिए थोड़ी सा इसके पश्चात मैं प्रोफेसर एस अहमद अली साहब जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं, लखनऊ बीबीडी यूनिवर्सिटी से, उनसे निवेदन करूंगा
अहमद अली जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बीबीडी यूनिवर्सिटी से है, उनसे अनुरोध करूंगा कि एक कॉपी। जो हमारे रिसर्च एंड इंजीनियरिंग के प्रोफेसर श्रीकंठा स्वामी जी से निवेदन करूंगा जो यहाँ पे धन्यवाद। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे प्रतिष्ठित शिक्षा दिवस को संबोधित कर उन्हें लाभान्वित करें। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के निदेशक प्रोफेसर एस.सी. शर्मा जी, नेक के अन्य अधिकारीगण, कुलपति, प्रधान आचार्य, प्रोफेसर एवं कर्मचारीगण, आंतरिक एवं बाह्य विशेषज्ञगण, जिन्होंने योग संस्थानों के लिए नियमावली में तथा उत्तर प्रदेश में शिक्षा संस्थानों की राज्यवार विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने में हिस्सा लिया है। अन्य महानुभाव, आप सबको इसमें वीसी कितने हैं जरा, बाकी योगा वाले, सब योगा वाले, ठीक है। मुझे खुशी दो बात की हुई है। एक तो आपने हायर एजुकेशन में क्वालिटी लाने के लिए जो प्रयास शुरू किया है, और ये प्रयास के भागरूप एक राज्यपाल जिसकी जिम्मेवारी हायर एजुकेशन में क्वालिटी लाने की है, और इस हिसाब से आपने मुझे आमंत्रित किया। एक खुशी है मेरे लिए कि मेरे लिए इसी वजह से खुशी है क्योंकि मैं सभी यूनिवर्सिटी की मूल्यांकन, नेक का मूल्यांकन करती हूँ। तब मुझे लगता था उसी समय कि सबसे पहले मुझे ये सीखना पड़ेगा कि जो बेंगलोर में जो नेक एक्रेडिटेशन करने वाले जो ऑफिस वगैरह है, इसके साथ मुझे चर्चा करनी चाहिए कि हमारे वीसी क्या सबमिशन करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, क्यों नहीं सबमिशन करते हैं, और नेक मूल्यांकन करने वाले जो ऑफिस निर्देशक वगैरह है उसका सुझाव क्या है। ये जानने की इंतजारी मुझे पिछले 2 साल से होती थी, लेकिन मुझे लगा कि भाई मैं जा सकती हूँ क्योंकि ये तो आप ग्रेड देते हो, यदि मैं आज गई तो आप पर मैं प्रभाव डाल रही हूँ, ऐसा कभी कभी लगेगा। लेकिन जब आपने मुझे आमंत्रण दिया तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। जो मेरे मन में जो था वो ही आपने करके दिखाया कि आप आइए, और ये जो मूल्यांकन आपने किया है, अलग अलग स्टेट की रिपोर्ट आपने तैयार की है, ये उसका विमोचन करिए। विमोचन तो बराबर है, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा एक रिपोर्ट मेरे पास आ गया है, और हमारे 3-4 वीसी तो इधर बैठे हैं, तो बड़ी मुझे सहाय होगी इसकी वजह से
क्योंकि जितने अध्याय आपने बताया कि चैप्टर 1 में यही है, 2 में यही है, 3 में यही है, मुझे तो एक ही चैप्टर पढ़ना है हमारी यूनिवर्सिटी ने क्या किया है और इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। ये बाद में जितने भी हमारे डीसी है जिसकी बार बार हम मीटिंग वगैरह करते हैं, इसमें हम एक आमेज करेंगे। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूं कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो प्रायोरिटी होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट की, वो बहुत ही कम है। सिर्फ हायर एजुकेशन में नहीं, लेकिन बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक फर्स्ट प्रायोरिटी सभी स्टेट की एजुकेशन की होनी चाहिए और दूसरी प्रायोरिटी हेल्थ की होनी चाहिए। इसके बाद आप जो करना हो करें, क्योंकि हम हमारे देश को विश्व कक्षा तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी शिक्षा पर ही हमें बल देना पड़ेगा और वो ही हम कमियां देखते हैं इसमें। मैं एक दो बात इसी वजह से बताती हूं कि आज गुजरात ने एजुकेशन में जो काम शुरू किया, कई लोग मुझे कहते हैं कि आपने ये काम कैसे किया। सबसे पहले हम लोगों ने ये प्रायोरिटी दी कि गुजरात के सभी बच्चे 100% लड़के लड़कियां स्कूल की पहली कक्षा में दाखिला करवाना चाहिए, दाखिल होना ही चाहिए, यानी नहीं आएंगे तो पढ़ेंगे कैसे। इसके लिए क्या किया गया, हम लोगों ने पूरी सरकार को इसमें जोड़ा। पूरी सरकार, जंगल में काम करने वाला भी आया, सरकार में काम करने वाला भी आया, यूनिवर्सिटी में काम करने वाला बीसी को इसमें जोड़ा, एनजीओ को जोड़ा, सभी मंत्री इसमें आए, सभी सीएम भी इसमें आए और पूरी एक टीम 1200 लोगों की एक टीम पर ऐसे आयोजन हम कर लेते थे। मुझे कहां गांव में जाना है, हर रोज 5 गांव में जाना है। इसके पहले टीचर्स का सर्वे कर लेते थे कि 5 साल की पूरी उम्र करने वाले की लिस्ट क्या है। एक दिन में 5 गांव, 5 स्कूल, 3 दिन में 15 स्कूल जाना ही है। बच्चों को इकट्ठा करके गांव के लोगों को जोड़कर, महिलाओं को जोड़कर स्कूल के कैंपस में जाना है और बच्चे कोई ना कोई स्पीच देते थे। वहां सभी बच्चे एनरोल हुए कि नहीं वो भी हम देखते थे। फिर बच्चों को बुक्स दे देते थे उसी समय। तो सोचिए, बुक्स तैयार करने के लिए हम नवंबर में से काम शुरू करते थे। यूनिफॉर्म दे देते थे उसी समय। शिष्यवृत्ति बच्चों को देनी थी, उसी समय अकाउंट नहीं थे तो तैयार करके लाते थे उसके चेक। और जो गांव में 35% से कम महिलाओं का साक्षरता रेट है, वो गांव की लड़कियों को 1000 रुपया प्रोत्साहन के रूप में देना है। पहली कक्षा में दाखिल हो, 7वीं 8वीं कक्षा तक पहुंचेगी तब इंटरेस्ट के साथ उसको ये पैसा मिलेगा। एनरोलमेंट बढ़े और लड़कियां 7वीं कक्षा तक पढ़ती रहे, ड्रॉप आउट न हो, इसकी वजह से ये योजना शुरू कर दी है और ये आज तक चलता रहता है। आज भी फिक्स डेट 11, 12, 13, 14 फिक्स डेट सबको पता है। तो हम लोगों ने अचीवमेंट किया, सभी बच्चे पहले स्कूल में आना चाहिए, टिकना चाहिए और बाद में पढ़ना चाहिए। अब आई पढ़ने की बात। टीचर नहीं होगा तो पढ़ाना कौन पढ़ाएगा? और जब मैं 98 में शिक्षा मंत्री बनी, इसके पहले मैं 30 साल शिक्षा जगत में काम करके आई हूं। मुझे पता था शिक्षा जगत में क्या चलता है, क्या भ्रष्टाचार चलता है, क्या अपॉइंटमेंट नहीं होती है, टीचर नहीं है, क्लासरूम नहीं है, लैब नहीं है, कुछ नहीं।
पिछले 12 साल से टीचर रिटायरमेंट, लेकिन नई भर्ती नहीं हुई, रिक्रूटमेंट नहीं हुई। एक क्लास में 100 बच्चे, टीचर ऐसे करके कक्षा 3 को बढ़ाता था, ऐसे करके कक्षा 4 को बढ़ाता था, ऐसे करके कक्षा 5 को बढ़ाता था। स्थिति बनी थी। अभी सरकार एक साथ 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकती, और इसी वजह से मैंने एक नई स्कीम बनाई, विद्या सहायक योजना। 2500 रुपया सैलरी मिलेगी, 5 साल तक ट्रांसफर नहीं होगी, 5 साल तक 2500 रुपया मिलेगा हर महीने। इसके बाद पूरी सैलरी मिल जाएगी, और पिछला जो नहीं दिया है वो भी मिलेगा, लेकिन 5 साल के बाद। पारदर्शिता से अपॉइंटमेंट किया, 1 रुपया का कहीं भी किसने भी भ्रष्टाचार नहीं किया है, और हम लोगों ने 20,000 टीचर की नियुक्ति की। ऐसा नहीं कि अहमदाबाद में सब भर दिया, ऐसा नहीं किया। जहां बहुत जगह खाली थी, रिक्त थी, उनको प्रायोरिटी दिया, उनको प्रायोरिटी दिया। 4 जगह खाली है तो 3 भरेंगे, 1 खाली रखेंगे, 2 है तो 1 भरेंगे, 1 खाली रखेंगे। और पूरी दीवारों पर हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट थे, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने तहसील है वो भी लिखा गया, तहसील में कितने गांव है, हर गांव में कितनी जगह है वो भी दर्शाया गया। अभी स्टूडेंट आए जिसका मेरिट में नाम था, मैंने स्वयं बोल दिया कि वो डिस्ट्रिक्ट, वो तहसील, वो गांव, इसमें मुझे जाना है, और वहां ही ऑर्डर कर दिया कि लीजिए, जाइए, पहुंचिए, पढ़ाना काम शुरू कीजिए। फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। फिर क्लास टॉयलेट, अभी भारत सरकार में हमारे प्रधानमंत्री आए, अब शुरू हुआ टॉयलेट का काम। टॉयलेट की जरूरत नहीं लगती थी सब लोगों को, न स्कूल में टॉयलेट, बच्चियां कैसे टिकेगी भाई। सर्वे रिपोर्ट में पहली बात आई तो हम लोगों ने सबसे पहले स्कूलों में टॉयलेट बना दिया। 2 साल में सभी 50,000 स्कूलों में टॉयलेट हो गया, पानी का प्रबंध कर दिया। तब बच्चे टिकते हैं, वैसे टिकते नहीं है। ऐसे काम करके हम लोगों ने 100% अचीवमेंट प्राइमरी एजुकेशन में किया, रिवॉल्यूशन था। फिर सेकेंडरी में आगे बढ़े हम, इसके बाद हायर एजुकेशन आया। तो ये जो काम करना है सरकार द्वारा, लेकिन सरकार की इच्छा ही नहीं है, कोई कमिटमेंट भी नहीं है, तो बच्चे क्या करें। टीचर का कमिटमेंट नहीं है कि मेरी ड्यूटी है समय पे पहुंचना, समय पे बच्चों को पढ़ाना, सभी प्रवृत्तियां कराना। तो हम लोगों ने कैलेंडर बनाया, साल भर का कैलेंडर आपको करना ही पड़ेगा, इतनी प्रवृत्तियां। बिना प्रवृत्ति सर्वांगीण विकास कैसे होगा बच्चों का। एक काम भी शुरू किया। ऐसे कई प्रकार की नई नई योजना हम महिला बाल कल्याण में भी लाए। आंगनबाड़ी 3 साल से 5 साल की उम्र वाले बच्चे, गरीब के बच्चे, आपके बच्चे नहीं जाते हैं वहां, मेरा बच्चा भी नहीं जाता है वहां, गरीब का बच्चा आता है वहां। खाना पीने की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, पीने का पानी शुद्ध होना चाहिए, और अच्छा भोजन उसको मिलना चाहिए। योगा हम लोगों ने शुरू करवाया प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में। और इसके साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे, आगे हमारे बच्चे, बड़े बच्चे योगा करवाते थे, स्वयं करते थे, तो पीछे कक्षा 1 और आंगनवाड़ी के बच्चे पीछे बैठते थे। उनको देखकर स्वयं वो हाथ ऊपर नीचे देखकर करते रहते थे। तो बड़ा फायदा इससे होता था, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, ये वहां से आता है।
मैं मूल्यांकन की बात करती हूँ। देखिए, जो कोरोना के समय में हम लोगों ने एक काम शुरू किया, इसका काफी उपयोग कहीं जाना ही नहीं था। ऑनलाइन पहले हमने शुरू किया, 10-11 पॉइंट्स तय कर लिए हम लोगों ने, सभी वीसी को भेज दिया। ये 10 पॉइंट्स पर आपको राजभवन में आकर, नहीं पहले तो ऑनलाइन था, आपको ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करना है। तो एक यूनिवर्सिटी के लिए 3 घंटा निकालते थे, शायद 4 घंटा भी हो जाता था। ये 12 जो पॉइंट था, इसमें सबसे पहले रिक्रूटमेंट रूल्स बनाकर भेजा था। दूसरा था अकाउंट कितने हैं, बताइए हमें कितने पैसे पड़े हैं आपके अकाउंट में, ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा था कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि मैं जाती थी तो बड़े बड़े भवन वैसे ही बड़े कंस्ट्रक्शन का। मुझे बताइए पहले पैसे कब मिले, शुरुआत कब हुई, टेंडर कब निकाला, कितना काम हुआ, 50%, 25%, 80%, पैसे कितने दिए, कितने बाकी। फिर नई पॉलिसी में आपने क्या किया है बताइए। फिर अदालतों में कितने केसेस पेंडिंग है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, जो पेंडिंग है। तो ऐसे कई 10-12 पॉइंट हम लोगों ने निकाला और हमारे सभी वीसी, कुल सचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियामक सब हमारे सामने बैठे थे। हम एक एक प्रश्न उनको पूछते थे। इसमें से कई बातें हमारे ध्यान में आई। 50 अकाउंट, 60 अकाउंट, कई 50 लाख रुपया, कई करोड़ रुपया सेविंग्स बैंक में नहीं, करंट अकाउंट में 50-50 करोड़ रुपया सेविंग्स में। ये सभी बातें हमारे ध्यान में आई। हम लोगों ने कहा कि अकाउंट बंद कीजिए, 10-12 से ज्यादा अकाउंट नहीं होने चाहिए, ऑडिट करवाइए, कब करवाओगे हमें पता करिए। रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए। एक भी टीचर्स की रिक्रूटमेंट पैसे क्यों लिए जाते हैं भाई, ये तो हुआ ही नहीं सर। पॉजिटिव बात एंटर हो जाए, नए स्टूडेंट्स, नए छात्र जो आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उनकी रिक्रूटमेंट। जरा हमारे 4-5 आए हैं, बाद में मैं कहूंगी कि आप जरा बता दीजिए कि कैसे किया, जिसने किया उसका अनुभव आप सुनिए। अदालतों का तो मेरा जो लॉ विभाग था, अधिकारी थे राजभवन, उनको बिठाए उनके साथ, उसको गाइड कीजिए कि क्या करना है। ऐसे वैसे वकीलों को थोड़ा देना है। तो ऐसे करके हम लोगों ने 32 यूनिवर्सिटी का किया, जो शासकीय यूनिवर्सिटी। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। तो इसके बाद जितने कंस्ट्रक्शन वर्क थे तो हम लोगों ने इकट्ठा करते गए और सरकार में भेजते गए अधिकारी। या आपको प्रेजेंटेशन करता है कि बिल्डिंग आज तक क्यों नहीं बना है, जवाब दीजिए मैं। तो वे लोग मेरे सामने आए और एक एक यूनिवर्सिटी और वीसी को भी ऑनलाइन उपस्थित रखा। वो गलत मुझे मैसेज देते, गलत इंफॉर्मेशन देते, तो हम आमने सामने करवाते थे। तो वे लोगों ने मुझे जो इंफॉर्मेशन दी थी वीसी ने, वो एक एक करके हम लोगों ने पूछना शुरू किया। तो ये आया कि 10 करोड़ रुपए का काम बाकी है, लेकिन सरकार दी थी, मोस्ट ऑफ वो ही था। तो मैंने पूछा कि आपको ग्रांट कब मिली थी, मुझे बताइए। आपने टेंडर कब निकाला, काम कब शुरू किया। इसमें सब पकड़े गए कि
50 करोड़ रुपया 2005 में दिया था। अब आपको उसी समय काम करने की आवश्यकता थी 2005 में, इसके बजाय आप 2009 में टेंडर निकालते हो, 4 साल बीत गया तो कीमत तो बढ़ जाएगी। ये आपकी जिम्मेवारी है। राज्य सरकार 1 रुपया नहीं देगा, आपके पास उसका इंटरेस्ट पड़ा है। क्या किया आपने? दे दिया था आपको 50 करोड़ रुपया, आपने आपके अकाउंट में रखा, उसका इंटरेस्ट आपके पास होगा, वो इंटरेस्ट में से वो काम हो जाएगा, कर दीजिए। कोई सरकार ने ज्यादा पैसा नहीं दिया, करवाइए काम। और इसमें भी ज्यादातर ये होता है, सॉरी टू से, क्योंकि मैं तो मेरे जो वीसी है ना उनको तो बताती रहती हूँ, वो समझ गए हैं मेरी भाषा को। मान लो कि मैं वीसी बनकर आई तो मैं क्या सोचती हूँ कि 2-3 भवन बना दे 3 साल में, तो जरा उद्घाटन में नाम आ जाएगा। जरूरत है कि नहीं है वो तो देखो, वो कोई देखता नहीं है, लेकिन नए नए भवन बनाते रहते हैं। इसमें मेरा एक सुझाव ये है, 2 एकड़ जमीन, 150 एकड़ जमीन, क्या जरूरत है? क्यों 10 मंजिले का भवन नहीं बना सकते हैं? 3-4 लिफ्ट रखिए भाई, जाएंगे ऊपर नीचे। एक ही भवन में सब विभाग हम क्यों नहीं चला सकते? खर्चा कम करिए। आज मैं यूनिवर्सिटी देखती हूं तो रोड बनाना कितना कॉस्टली बन गया है। आज एक भवन इधर 500 मीटर दूसरा, बच्चों के बारे में हम लोगों ने कभी देखा है कि वो चलकर जाते हैं वहां, तो उसकी एनर्जी कितनी बेस्ट होती है। लेब 1-2 हो तो एक है लेब में अलग अलग स्टूडेंट्स आकर काम करेंगे। ऐसे कई सुझाव मेरे हैं जो मैंने इकट्ठा किया है, और हमारी जो सरकार है मैं उनके सामने प्रेजेंट करने वाली, केंद्र सरकार है। अभी जमीन नहीं है तो आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी जमीन नहीं है, इसलिए नेक में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या है सब? आपको नेक में मार्क्स नहीं मिलेगा, आपने ये नहीं किया, इस वजह से ये नहीं होगा। लेकिन यूनिवर्सिटियों में क्या प्रॉब्लम है? हमारे भारत सरकार में भी बोलते रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भारत की कोई यूनिवर्सिटी विश्व के साथ कंपीट नहीं कर सकती है। कैसे करें? तीसरा है अध्यापक। आज जो अध्यापक है जो 55-56 तक पहुंच गए हैं या तो 60 तक पहुंच गए हैं, उनको क्या कंप्यूटर चलाते आता है? नहीं, या तो ऑनलाइन। ये परिस्थिति है मित्रों, वो तो लेता ही नहीं कुछ। अभी नए जो मास्टर्स आएंगे सब वो टेक्नोलॉजी वाले, तो वो कुछ नए आएंगे, उनके पास काम लीजिए और उनको सिखाइए, भाई आपको सीखना पड़ेगा ऐसा कुछ। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। स्टूडेंट्स जो आते हैं, इसमें कई प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। कोई एकदम गरीब स्टूडेंट्स है जो फीस नहीं भर सकते, यातायात की व्यवस्था नहीं है, और 3-4 यूनिवर्सिटी तो ऐसी है जो सिटी से 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर, आप आसपास कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, वहां उसको जमीन दी गई है, फिर व्यवस्था कोई नहीं, बच्चे कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? तो ये जो प्रॉब्लम है सभी यूनिवर्सिटी के साथ, उसका भी एनालिसिस करने की आवश्यकता है, और एनालिसिस करने के बाद उनको सहाय करने की जरूरत है। अभी संगीत यूनिवर्सिटी है, बच्चे तो कम ही है, अब ये सोचेंगे कि सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, तो वो होगी नहीं। या भी संस्कृत यूनिवर्सिटी है, योगा यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वहां कितने स्टूडेंट आएंगे? तो उनको तो गवर्नमेंट के
हिसाब से उसको पैसा देना पड़ेगा, बजट देना पड़ेगा। सबको एक ही तरीके से बांटना वो मेरी दृष्टि से ठीक नहीं है। दूसरा, नेक मूल्यांकन में यह होता है कि सबकी जिम्मेवारी इसमें होनी चाहिए। जो आपसे मेरी बात हुई, अकेला बीसी और बीसी और कुल सचिव को बनती है तो ठीक है, तो वो उत्तर में चलता है तो वो दक्षिण में चलता है, ये भी स्थिति है। तो कभी कभी हम दोनों को इकट्ठा करते हैं, बताइए हम तो स्टूडेंट्स के लिए बैठे हैं, आपका कुछ है तो घर पर रख कर आइए, सहाय कीजिए सबको। तो हम लोगों ने काम शुरू किया नेक मूल्यांकन। मैंने सभी को कहा कि आपका 7 पॉइंट है, एक प्रोफेसर को 1 पॉइंट दीजिए, उन पर ही वो काम करे, फिर वो नीचे 4 रखे, 5 रखे, डेटा कलेक्ट करे, सब कुछ उसको ही करता है। तो 7 अध्यापक तो इसमें लगे, IBSE तो इसमें पूरी टीम बनाइए, तो इसमें 4-5 होंगे। कभी कभी VC मुझे बताते हैं कि हमारे वहां 4-5 अध्यापक ऐसे हैं, कुछ काम ही नहीं करते। तो मैंने कहा कि भाई हम तो स्कूल टीचर थे, तो क्लास में जो ऐसे बच्चे होते हैं वो तूफानी वगैरह वगैरह करते रहते, उनको ही मॉनिटर बना लेते हैं कि आप क्लास की ध्यान रखिए, तो उनको ही काम मिल जाता है, दूसरा काम कम हो जाता है। तो ये नेक के साथ में 2-3 तो ऐसे रख दो, उनको जिम्मेवारी दो कि भाई ये आपको करना है। और ये करने के बाद एक यूनिवर्सिटी के साथ 7 अध्यापक, VC, कुल सचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा अधिकारी, 10-15 की टीम राजभवन में आती है और मैं पूरा समय, मेरी पूरी टीम उनके साथ बैठे। एक पॉइंट पर आपने क्या किया है बताइए, और इसमें सबका सुझाव आता है। देखिए वैसे बोलेंगे नहीं, लेकिन जब चर्चा होती है तो सबका सुझाव इसके अंदर आ जाता है, और सुझाव के हिसाब से जब वो आपके यहां भेजेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोगों ने इतना समय निकाला है ये नेक मूल्यांकन के लिए। मुझे भी काफी सीखने को मिला, हमारे VCO को भी काफी सीखने को मिला, जो नए आए उनके भी काफी सीखे, इकट्ठा किया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, इधर जो सबमिशन करते हैं वो तो मैं लास्ट में नहीं देखती हूं, और इसी वजह से आज मुझे ये चर्चा करनी है अधिकारी आपके जो मूल्यांकन वाले उनके साथ कि इसमें क्या कमियां रह जाती है, मुझे बता दीजिए। या तो आपने जो ये तैयार करके रखा है वो हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। दूसरा ये है कि स्वाभाविक है कि किसी को भी तकलीफ होती है। जो मान लो कि मैं आज अपॉइंट होती कोई VC और मेरा 3 साल मुझे VC के रूप में वहां रहना, तो मैं ये सोचूंगी कि मेरे ये 3 साल में मुझे नेक में जाना है। यदि नहीं जाना है तो मैं 3 साल में कोई डाटा कलेक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि जाना ही नहीं। तो मैं मेहनत क्यों करूं भाई नेक्स्ट VC के लिए। ये जब हमारे ध्यान में आएगा कि जिसे बोलते थे कि भाई ये तो 2014 में 2012 से अभी तक कोई डेटा ही नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो डेटा कलेक्ट करके नेक में जाना वो भी कठिन हो जाता है। तो हम लोगों ने ये किया कि जिसको 2024-2023 में नेक में जाना है, वे लोगों ने मैंने ऐसे भेजा कि आप पिछले 3 साल का या पिछले 2 साल का या पिछले 1 साल का डेटा तैयार करिए। अब मैं इधर से जाऊंगी, तब ये जितनी 4-5 यूनिवर्सिटी को 2023-24 में जाना है वो मेरे सामने प्रेजेंटेशन करेंगे, तो डेटा तैयार हो जाएगा।
इसके बाद जो किसी आएगा उसके पास तो 2 साल का 3 साल का डेटा मिल जाएगा, तो वो आगे जाकर अच्छा डेटा तैयार करके आपके यहाँ नेक के लिए दे सकता है। तो ये काम हम लोगों ने शुरू किया है और वे अभी लगे ढूंढते हैं। आश्चर्य की बात तो ये शर्मा जी, 10 लाख से ज्यादा बच्चों की उपाधि कॉलेजों में रही या तो यूनिवर्सिटियों में रही, बच्चों को मिली ही नहीं। आप नेक करते हो, बच्चों के एग्जाम देते हो, लेकिन उनके यहाँ पहुंची उसका सर्टिफिकेट वो ध्यान में लगाए सबको। वो हमारे बताएंगे आपको पाठक कैसे लोगों के यहाँ हम लोगों ने पहुंचा। फिर तय कर लिया कि आपको डिजिटल लॉकर करना है, करिए सब, और जो बच्चों को देना है ये सब इसमें डाल दीजिए, बच्चे ले लेंगे। तो जो समस्याएं हमारे सामने हैं वो समस्याओं का समाधान करने का प्रयास हर यूनिवर्सिटी में, हर गवर्नमेंट में, हर विभाग में होनी चाहिए। और मैं आज एक शर्मा जी को कहना चाहूंगी कि आपके जो अधिकारी जो ये सब कुछ देखते हैं, हर स्टेट में आप जाइए, यूनिवर्सिटी के वीसी, कुलसचिव वगैरह को इकट्ठा कीजिए और आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आप देखते हो सभी सबमिशन जो हुआ है, ये सब उनको बताइए ये सबमिशन में क्या क्या गलतियां हुई, क्या होना चाहिए, हम क्या चाहते हैं आपके पास से। ये जब तक आप नहीं बताओगे तब तक सब अंधेरे में ही रहेंगे। तो ये करने की मुझे जरूरत लगती है, यदि आपको लगता है कि जरूरत है तो करिए, और मुझे लगता है कि इसका बड़ा फायदा होगा यूनिवर्सिटियों को। और दूसरा, आप बीसी तक ही सीमित न रहिए, गवर्नमेंट अधिकारियों को भी बुलाइए कि आप आइए और सुनिए कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या काम कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं। उनको पता चलेगा कि हम तो देखते ही नहीं है सब कुछ, वो तो छोड़ देते हैं कि तो राज्यपाल का काम है, हमारा तो कोई दायित्व नहीं है। अब सभी स्थान पर जो राज्यपाल है उनको एजुकेशन का पता नहीं है। कोई राज्यपाल को ट्राइबल एरिया के इंटरेस्ट में होता है, तो कोई राज्यपाल को किस कृषि के क्षेत्र में इंटरेस्ट होता है। तो अपने अपने तरीके से सब लोग काम करते हैं और इसी वजह से हायर एजुकेशन छूट जाता है। मुझे अनुभव रहा है यूपी का और मध्य प्रदेश का। मैं सीएम को बुलाती थी कि आप आइए, बैठिए, सुनिए सब लोगों को। अब मैंने चीफ सेक्रेटरी को अभी कहा कि 1 वीक के बाद जब इलेक्शन सब काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद मैं सभी डीसी को बुलाऊंगी, आप डीसीओ के साथ बैठिए, उनको क्या प्रॉब्लम है सुनिए जरा और इसमें से समाधान करिए। जैसे कि मैं बताऊं आपको, हमारे केजीएमयू मेडिकल यूनिवर्सिटी 115 साल से चलती है। 2009 में 7 मंजिला बिल्डिंग तैयार हुआ, अभी थोड़ा सा अधूरा भी रहा। फिर यह आया कि आपने दबाव, क्या बोलते हैं उसको, एंक्रोचमेंट किया है, तो नोटिस मिली, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने कहा कि तो आपका पॉइंट है, आप समाधान कीजिए। 2022 आया, फिर मुझे बीसी ने बताया कि ऐसा प्रॉब्लम है, तो 2-3 बार अधिकारियों के साथ बैठे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ बैठे कि भाई नोटिस भी दी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये चेयरमैन, क्या उसका नाम था अशोक, चेयरमैन का नाम क्या था,
उनको बुलाया मैंने कि जो वो सब कुछ दिल्ली में बैठ कर देखता है। आर्कियोलॉजी, मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजी, उनके चेयरमैन को बुलाया, स्टेट गवर्नमेंट के चेयरमैन को बुलाया, ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को मैंने 4 दिन पहले ये मैसेज दिया था आपको इसमें उपस्थित रहना है। चीफ सेक्रेटरी ने पहले सब फाइल देखी और जब मेरे पास आए तो कहा कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या था कि आप जब निर्माण कार्य शुरू किया तब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की एनओसी लेने की जरूरत थी, लेकिन आपने एनओसी ली नहीं, कोई एंक्रोचमेंट नहीं हुआ, इसका रिपोर्ट भी आ गया, रिपोर्ट मुझे दिखाया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही एक उसका जो फसाड बनता है वो रेसिडेंसी के पास है, तो फसाड और रेसिडेंसी जरा कलर वगैरह एक साथ दिखाई पड़े ऐसा करना चाहिए, वो एक सुझाव है। किसी ने डिटेल में रिपोर्ट पढ़ा ही नहीं, न डिपार्टमेंट ने पढ़ा, न यूनिवर्सिटी ने पढ़ा, न आर्कियोलॉजी ने पढ़ा, लेकिन बोलते रहे कि उस पर स्टे है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इजाजत नहीं देता है। अब जब हम साथ में बैठे तो बोले कि हमारी डीजी ना बोलती है, तो डीजी को डायरेक्ट फोन किया। फिर हम लोगों ने कहा कि हमारा सीएस आके मीटिंग में आएगा और जो मेंबर्स ना बोलते हैं उनको हम समझाएंगे कि इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन थैंक्स टू गॉड ये सबके साथ मीटिंग करने के बाद सबको पता चला कि हम गलत तरीके से ये प्रॉब्लम को सोचते हैं, और इस सोमवार को या तो मंगलवार को इजाजत मिल गई और अब कंस्ट्रक्शन काम पूरा करके 700 नर्सिस हॉस्टल में रहने के लिए मंजिला बना था। 2009 से शुरू किया, 2011 तक अधूरा रहा। 10 साल तक ये 700 लड़कियां कहाँ रही होगी, कैसे रही होगी, कुछ पता नहीं। अब ये सब कुछ करेगा कौन? ऐसे प्रॉब्लम जब होते, पहले तो मैं ये सोचती हूँ कि ऐसे प्रॉब्लम होने ही नहीं चाहिए, होने ही नहीं चाहिए। आपका डिपार्टमेंट में इंजीनियर है, सभी यूनिवर्सिटी में इंजीनियर शाखा है, क्या इंजीनियर का काम नहीं है कि वहां जाकर देखे ठीक ठाक हो रहा है नहीं हो रहा है, एंक्रोचमेंट नहीं हुआ है, प्लान है आपके पास, ये भी देखिए। आप जमीन देते हो, कितनी जमीन, तो उसका एक मार्किंग कीजिए, आपके पास उसका प्लान रखिए यूनिवर्सिटी के पास। आपके बिना इजाजत वो कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकता है? तो ये देखने के लिए 2 इंजीनियर को नियुक्त कीजिए, वो बार बार देखते रहे यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं कि तो पीडब्ल्यू का काम है, सरकार का काम है। अरे भाई, यूज तो आपको करना है, यूज आपको करना है। और ऐसे यूनिवर्सिटी में क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो प्रॉब्लम उपस्थित होते हैं, इसमें से काफी कुछ मैंने आपके समक्ष रखा है। अब आई योगा की बात। हमारे प्रधानमंत्री ने काम शुरू किया 2020 और सिर्फ 40 दिन में पूरे विश्व के सभी प्रेसिडेंट ने एक साथ इजाजत दे दी कि योगा डे मनाना चाहिए, और 21 जून योगा डे रूप में मना रहे हैं। ये ताकत होनी चाहिए, ये ताकत होनी चाहिए। और हम सब लोग बड़े बड़े डिग्री वाले, गोल्ड मेडल मिला, पीएचडी कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ताकत नहीं है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। ताकत हमें ये दिखानी पड़ेगी भाई कि जो यूथ है ये हमारे पास है। और देखिए पूरे विश्व में 35 से ज्यादा उम्र वाले युवा धन कोई देश में हो तो भारत में है। पूरी दुनिया को हम सर कर सकते हैं। आप जापान देखिए, 80% से ज्यादा
70 साल के 80 साल के काम ही नहीं कर सकते। वो चाहते हैं भारत से युवा आए वहां जापान में और हमारा सब कुछ काम संभाले, क्योंकि वहां तो बच्चे पैदा करना ही नहीं है, वो ही सोच है सब लोगों की, है ही नहीं लोग। कोई भी देश आप देखिए मित्रों, और बार बार हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि युवा आगे आए, युवा आगे आए। युवा कहां पड़ा है? आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारे यहाँ से होनहार बच्चों को ढूंढकर उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको विशिष्ट तालीम देने के लिए, विशिष्ट सिखाने के लिए, विदेशों में भेजने के लिए को अच्छा सीख कराए और देश में रहे और देश को आगे बढ़ाए। ये दायित्व हमारा है मित्रों। और इसी वजह से बार बार प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे यहाँ 500 यूनिवर्सिटियों में से शायद 1-2 यूनिवर्सिटी कहीं 80 में स्थान, 85 के स्थान पर आते। क्यों फर्स्ट नंबर नहीं आ सकते? क्यों 110 में नहीं आते? क्यों 50 के अंदर नहीं आते? प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती है, लेकिन हमारी सोच नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। और कमिटमेंट जब तक हमारा नहीं आएगा तब तक देश को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। कोई एक व्यक्ति नहीं आगे बढ़ा सकते। एक व्यक्ति ने प्रयास किया, आज वर्ल्ड लीडर बनकर खड़ा है मित्रों। देखिए अब यूक्रेन में कैसा काम कर रहे हैं, आप भी देखते होंगे। अमेरिका ने कह दिया कि आप वहां ही रहो, हम आपको अमेरिका में वापस नहीं ला सकते। जर्मनी ने बोल दिया दूतावास में रहो। भारत ने बोल दिया कि आप बॉर्डर पर आ जाएंगे, हम आपको रेस्क्यू करते हैं। और आज 2000 से ज्यादा बच्चों को इंडिया में पहुंचा है। ताकत है मित्रों। आसपास के देशों के साथ संबंध है और वहां के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करके ये खूब सहाय हो रही। ऐसा नहीं आज जोड़कर बैठ गए कि मैं क्या करूं, भाई बॉर्डर तो सील हो गई है, नहीं जाने देते हैं, नहीं मार दिया। लेकिन हमारे जैसे कुछ जगह बैठते हैं तो बोलते हैं नहीं, मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए, मोदी को वो नहीं करना चाहिए। कैसे समय में वो क्या होगा आपको पता है कुछ? और हमको ऐसे बोलने वाले हैं। तो मित्रों, ये जो यूनिवर्सिटी का दायित्व मैं आपको बताती हूं कि वो हमारा दायित्व है। होनहार बच्चों को ढूंढिए, आगे बढ़ाने का काम। मैं ये नहीं कहती हूं कि दूसरे बच्चों का क्या, दूसरे बच्चों को भी अच्छी तरह से पढ़ाना है, लेकिन 10, 15, 25 बच्चे तो ऐसे होते ही हैं जो हमारे पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज इससे भी ज्यादा उनके पास, इससे भी ज्यादा उसके पास है। ऐसा नहीं कि हमारे पास ही है और बच्चों में नहीं है। आज कितनी कई नई नई शोध कर रहे हैं बताइए मुझे। इंक्यूबेशन और इसमें रिसर्च वर्क करना कितने हैं पूरे भारत में? 3rd नंबर पर भारत आ गया है इसमें। तो ये तब होता है जब हम कमिटमेंट के साथ, चाहे मैं क्लर्क हूं, चाहे मैं अकाउंटेंट हूं, चाहे मैं कोई भी हूं, लेकिन मेरा काम मैं समय पे पूरा करके दिखाऊं। यही हमारी सोच होनी चाहिए। देखिए प्राइमरी टीचर्स बेचारा पशुओं की गिनती करने के लिए भी जाता है, उनको दायित्व देते पशुओं की गिनती करो। स्कूल में जाते इसके बाद पशुओं की गिनती करने के लिए जाते, चुनाव में काम करिए, मतदार यादी बनाइए। ये सब करते करते भी प्राइमरी एजुकेशन का पढ़ाई का काम करते हैं। अब धीरे धीरे आप लोगों को मिलने लगा है, क्योंकि ये मैं जब गुजरात में थी तब मैं कहती थी कि अध्यापकों को भी दीजिए, वो भी जाए काम करेगा और धीरे धीरे करके इन्वॉल्व है। सेकेंडरी स्कूल के टीचर भी जाए, लेकिन ये पशु का गिनती करना ये नहीं सब, ये उसका काम है, वो डिपार्टमेंट का है। ये देश का काम है।
देश का काम है। और देश का काम करने लिए हर संभव जो दायित्व मिला है इसमें हमें काम करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी और योगा, मैंने योगा प्राइमरी एजुकेशन में 2003 से शुरू किया था, 2003 से। अब हुआ है क्योंकि ये जो डॉक्टर नरेंद्र जी है ना, वो पीएम साहब के अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने हमारी चिंतन शिविर रहती है हर साल, और जितने टॉप लेवल के अधिकारी है ना, ये सब वैसे ही बैठते हैं। उनका डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन करना है कि नए बजट आएगा, इसमें क्या होंगे बताइए हम सब। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पर बजट में ऐसा वैसा कर दिया, क्या जरूरत है सब। और इसमें योग का एक विशेष सत्र, सुबह में 5 बजे उठना, योग करवाना, रात को योग के बारे में टेक्निकल सेशन लेना, ये सब कुछ उनके माध्यम से होता है ना। 3 दिन तक हम सबके बीच में बैठते थे। तो उसी समय उन्होंने कहा कि आप प्राइमरी लेवल से शुरू कीजिए। तो हम लोगों ने प्राइमरी लेवल से शुरू किया, उसका एक छोटा सा सिलेबस बनवाया और पहले तो ट्रेनिंग करवाई प्राइमरी टीचर्स की, लेकिन सरकार ने 1 रुपया का खर्च नहीं किया। हम लोगों ने जो संस्थाएं थी, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो स्कूल वगैरह चलाते थे, वो योगा सेंटर वगैरह चलाते थे, ऐसे लोगों को हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट तय करके उनको ये जिम्मेवारी दे दी और बता दिया कि आपके खर्च से आप भोजन करवाइए, आप वहां रखिए और टीचर्स की ट्रेनिंग कीजिए। तो 7 दिन की ट्रेनिंग टीचर्स की पूरी हुई और इसके बाद सिलेबस तैयारी, दूसरी ओर सिलेबस तैयार किया और योगा का काम शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने बच्चों को तैयार किया, धीरे धीरे करके बच्चे एक्सपर्ट हुए और बच्चे योगा करवाते थे। मैंने स्वयं देखा है। इसी तरह धीरे धीरे करके ये काम आगे बढ़ा। हम सब जानते हैं योगा के बारे में, और जो लोग सुबह में शांति से योगा करते हैं, उनका स्वभाव, उनकी वर्किंग सिस्टम, उनके किसी के साथ का व्यवहार, बोलने की भाषा, तुरंत ही हम डिफरेंट देख सकते हैं, और इसी वजह से मैं तो हमारे बीसी को, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, प्रेयर ही नहीं है। 12वीं कक्षा तक बच्चे प्रेयर करते हैं, स्कूलों में स्पीच देते हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशन होती है, अलग अलग प्रवृत्तियों की कंपटीशन होती है और पूरे देश भर में कंपटीशन होती है, इसमें बच्चे हिस्सा लेते हैं। और जैसे ही कॉलेज में प्रवेश किया, सब कुछ बंद है। तो आपको स्पोर्ट्स भी नहीं मिलेगा, म्यूजिक भी नहीं मिलेगा, आपको योगा भी नहीं मिलेगा, आपको वो भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आओ, लेक्चर सुनो और चले जाओ। ये स्थिति बनी थी। अब धीरे धीरे करके प्रवृत्तियां ऐड हुई, योगा, कोई ना कोई योगा का काम शुरू कर दिया। गुजरात में कई कॉलेजों ने फर्जियात किया, यूनिफॉर्म कॉलेजों में किसी ने विरोध नहीं किया। सुबह में 11 बजे कॉलेज शुरू होती है, सबसे पहले प्रेयर होगी, बच्चे खड़े होते, प्रेयर करते। तो हम एक सोचते हैं कि नहीं ये तो बच्चे ऐसे हैं तो नहीं आएंगे, लेकिन डिसिप्लिन जब शुरू होती है यूनिवर्सिटी या तो कॉलेज में, तो वो जुड़ जाते हैं। पहले से ही प्रेयर होती है, नए स्टूडेंट्स आए, देखते हैं कि तो प्रेयर शुरू हुई तो आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, कोई विरोध नहीं करता है। ये जरूरी है बच्चों के लिए, और इसी वजह से मैंने सभी यूनिवर्सिटियों को
आपको पता है नहीं तो 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। क्या इसमें कोई आपका दायित्व है? हम लोगों ने यूपी में शुरू किया, सभी वीसी को बताया कि आपको यूनिवर्सिटी को 20-25 बच्चे टीबी बच्चे को आपको संभालना है। उनको मूंगफली, गुड़, चने, फ्रूट्स घर तक पहुंचाना है, बच्चे खाएंगे। आपका दायित्व है कि बॉक्स तैयार करके हम 25 बच्चे आपको दे देंगे, ये बच्चों को संभालना है, कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चे टीबी में से निकल गए। बस छोटी सी बात है और नहीं है। फिर हम लोगों ने कहा कि सभी कॉलेजेस एक बच्चे को ले लें, वो भी काम शुरू हुआ। फिर जिले के जो अधिकारी है, डीएम है, सीडीओ है, हेल्थ ऑफिसर है, एसपी है, एक बच्चे को गोद ले लें, वे ले रहे हैं। दायित्व है हमारा। तो ये काम बहुत ही तेज गति से हम यूनिवर्सिटी के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से करवा रहे हैं। दूसरा, आंगनवाड़ी कॉलेज में हमारे पाठक जी को अभिनंदन देने वाले, जो एप्रिसिएशन होना ही चाहिए भाई। वो AKTU के VC थे, मैंने बुलाया, मैंने कहा कि लखनऊ में कितनी टेक्निकल कॉलेजेस हैं, तो उन्होंने बताया 26। तो 26 को राजभवन में बुलाया, हम 1 घंटा सबके साथ बैठे। आंगनवाड़ी की पूरी जिम्मेवारी आप लीजिए, और वे लोगों ने किया कि हम लेंगे। एक कॉलेज ने 2 आंगनवाड़ी, 3 आंगनवाड़ी, किसी ने 10-10 आंगनवाड़ी गोद लिया। इसमें इतना ही मैंने कहा कि एक लिस्ट बनाइए कि आंगनवाड़ी में क्या देना चाहिए। तो इसमें बच्चों को खेलने के लिए तो साधन चाहिए, टॉय चाहिए, तो ही बच्चे आएंगे आंगनवाड़ी में। खाने के लिए अच्छी प्लेट चाहिए, पीने के लिए थोड़ा सा ग्लास चाहिए, वो दीजिए। फिर पेंटिंग वाली बुक्स वगैरह दीजिए इसमें, फिर साइकिल वगैरह दीजिए, टेबल कुर्सी दीजिए, बैठकर वो लिखे या तो अच्छी तरह से बैठ सके। तो एक आंगनवाड़ी के लिए 50,000 का खर्च था। सिर्फ 15 दिन में 130 आंगनवाड़ी को ये सभी स्थान पर पहुंचा दिया गया, और पूरी यूनिवर्सिटी ने सहयोग किया। तो 2000 आंगनवाड़ी तक हम पहुंच गए। तो 2000 आंगनवाड़ी तक एक आंगनवाड़ी में 50,000 रुपया का खर्च करके जो चाहे वो सब कुछ उसको भेज दिया। अभी आंगनवाड़ी शुरू हुए तो मुझे डीएम मिले, इतने खुशी से बच्चे आंगनवाड़ी में आ रहे हैं और खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब कुछ। इतनी खुशहाली है ना। समाज को जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यूनिवर्सिटी केजी से पीजी तक हमारा दायित्व है। और इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आप डिपार्टमेंट मत करिए, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो, या कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इसकी एक चैनल बननी चाहिए, तब हम चेंज कर सकते हैं। ये काम शुरू हुआ, कर रहे हैं सब लोग। अभी जो प्राइवेट कॉलेजेस है, बीच में हमें कोरोना बीच में आ गए, इसी वजह से कई कामगिरी हम धीरे हुई, लेकिन अभी वही काम शुरू करेंगे। जो है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस, ये सबको भी ये दायित्व देना है कि आपके जिम्मेवारी है। अभी जब हम दीक्षांत समारोह में जाते हैं, मैं सभी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में जाते हैं, तो 50 बच्चे प्राइमरी 5वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को दीक्षांत समारोह में बिठाइए। और ये मेरे गेस्ट हैं, बच्चे आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, गोल्ड मेडल लेते बच्चों को। वहां के स्टूडेंट ताली नहीं बजाते हैं, लेकिन वो 50 बच्चे बैठते हैं ना, वो तालियां बजाते हैं गोल्ड मेडल लेने के समय।
फिर यूनिवर्सिटी देखते हैं, बड़े बड़े भवन हॉल सब देखते हैं, फिर उनको कुछ फ्रूट्स वगैरह दिया जाता है, उनको एक एक बुक्स दी जाती है, यूनिवर्सिटी की ओर से दी जाती है, और ऐसे 50 बच्चे आते हैं, 50 बुक गए तो वो प्राइमरी स्कूल में एक छोटी सी लाइब्रेरी बन गई। कई यूनिफॉर्म देते हैं तो कई शूज देते हैं। एक घटना ऐसी हुई, मैं जाने वाली थी और कई बच्चे को हम ये फ्रूट्स वगैरह देने वाले थे, टॉय देने वाले थे, तो एक अध्यापक इनविटेशन देने के लिए प्राइमरी स्कूल में गए, तो वहां बच्चा को मिला और क्या करना है, क्या देखना है, क्यों आपको आना है, सब कुछ समझाते थे। तो बच्चों ने कहा कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हम कैसे आ सकते हैं, तो पूछा क्यों नहीं, क्यों ऐसा प्रश्न है आपके मन में? तो उन्होंने कहा कि हमारे पैर में तो जूते भी नहीं है, बिना जूते इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कैसे आ सकते हैं? आप नहीं मानोगे, वो अध्यापक बाजार में गया, सभी बच्चों के लिए शूज लेकर आया और बच्चों को शूज पहनाया और ऐसे बच्चों को लेकर यूनिवर्सिटी में आए, और बच्चों के फेस पर जो आनंद था वो और आनंद था। तो एक काम हम लोगों ने शुरू किया है, ऐसे बच्चे आते हैं, बैठते हैं, खिलाते हैं, बच्चों को देते हैं, तो एक विचार लेकर बच्चे जाते हैं कि यदि हम ये यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो हमें अच्छी तरह से प्राइमरी एजुकेशन पूरा तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा, आगे बच्चे बैठे थे छोटे, पीछे बड़े बच्चे बैठे थे जिसको गोल्ड मेडल मिला था, तो बच्चे पीछे देखकर उनको दिखाते थे कि हमें गोल्ड मेडल दिखाओ ने कैसा है, देखिए उनके पास से वो लेते थे। अच्छी बात यह हुई कि सभी लड़कों ने, आगे जितनी लड़कियां बैठी थी सबको गोल्ड मेडल पहना दिया, सबको गोल्ड मेडल पहना दिया और एक फोटोग्राफी की थे लोगों ने। अब देखिए ऐसे जो हम देखते हैं, मुझे तो इतनी खुशी हुई कि ये जो लड़के हैं उनको भी ये प्रेरणा हुई कि हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनके बारे में हमें भी कुछ सोचना चाहिए। ऐसे कई घटनाएं हम देखते रहते हैं, तो बाकी तो इसमें काफी कुछ था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। आपने जो सिलेबस बनाया है वो भी हम देखेंगे और हमारे VC भी देखेंगे, और बाद में हम एक मीटिंग करेंगे योगा के बारे में, यूनिवर्सिटी में किस तरह ये शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए। ये मत सोचो कि एक स्टूडेंट आता है, अरे एक शुरू तो करो, एक आ जाएगा, एक वीक के बाद दूसरा आएगा, फिर वही 2 अध्यापक जुड़ जाएंगे, ऐसे करते करते बढ़ते रहेगा। तो ये योगा के बारे में आपने जो डॉक्टर नरेंद्र जी के साथ जो आपने किया है, उनका काफी उपयोग, मैं बताऊं काफी उपयोग गुजरात ने किया है। वो बार बार गुजरात में आते हैं, शिविरें लगाते हैं और NGO वगैरह को सिखाते हैं, एक्सपर्ट्स तैयार करते हैं। वो एक्सपर्ट कोई न कोई गली मोहल्ला में जाकर योगा सिखाने का काम करते हैं, कितने बड़े पैमाने पर वो काम कर रहे हैं। तो ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं सुबह और शाम इकट्ठा होकर 7-8 किलोमीटर चलती हूँ। अब देखो आप कितना चलते हैं वो दिखाते हैं। सुबह में 6 बजे पहले मैं उठ जाती हूँ, कोई काम नहीं हो फिर भी 6 बजे उठना ही है, योगा करना ही, एक्सरसाइज करना ही। क्यों? मुझे पता है 65 रिटायरमेंट एज 65 है, 65 तक आप अलर्ट रहते हो, अच्छे लगता है, फिर ठीक है। और 65 के बाद जैसे ही आपने छोड़ा, तो मैं 1 साल के बाद जब वो अध्यापक को या तो कोई अधिकारी को देखती थी तो वो चल ही नहीं सकता था। यदि आप चाहते हो कि रिटायर के बाद भी मुझे अच्छी जिंदगी जीना है,
किसी को आधार नहीं लेना है चलने के लिए या तो कुछ करने के लिए, तो अभी से शुरू करो ये सब कुछ, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और घर में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो बहू आएगी तो गए बाहर बैठो, वही स्थिति बनती है। लेकिन आप स्वस्थ होंगे तो अपने आप पानी भी पियोगे, अपने आप चाय भी बनाओगे, अपने आप कोई काम करना है तो अपने आप करोगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये योगा की ताकत है, ये योगा की ताकत है। आप सबको मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं चाहती हूं कि हमारे जो जितने भी अध्यापक जीसी आए हैं उनके साथ हम 10-15 मिनट अकेले बैठे और जो असेसमेंट वगैरह करते हैं वो भी हमारे साथ बैठे और खुल के बताइए। किसी को बचाना नहीं है, हमें तो देश को बचाना है, कोई अध्यापक को नहीं बचाना, कोई यूनिवर्सिटी को नहीं बचाना है। खुल के आप बोलिए कि हम आप गलतियों कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं आता है, तब जाकर आपको नेक में। और दूसरा, मैं सबको पता चलता है कि नई शिक्षा नीति में ये आ गया है कि यूनिवर्सिटी ए या तो A+ होगी तब ही नई शिक्षा नीति में फंड प्रोजेक्ट पास होंगे, बाकी होने वाला ही नहीं है, होने वाला ही नहीं है। तो वो समझ गए अब सब हमारे बीच, इसी वजह से वो लगे हैं, लगना चाहिए। और ऐसे इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो हम प्रयास भी नहीं करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैडम। अब मैं कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु डॉक्टर श्याम सिंह इंदर, सहायक सलाहकार नेक को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद नीलेश पांडे जी। ऑनरेबल गवर्नर उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, the officials from Uttar Pradesh State Government, Vice Chancellors, academicians, distinguished guests, dear colleagues, ladies and gentlemen. It's a very special day. Honorable Chancellor of the University and one of the visionary educationists which we have in Uttar Pradesh, the Director NAC, Professor Sharma, our eminent colleagues, academicians, the NAC participants. I think the fundamental problem and the fundamental vision of the university and the university which are facing is the recruitment process. All of us, when we go to NAC or any kind of thing, we talk about quality teachers, but none of us has made some fundamental interventions how to get quality teachers in the present circumstances. All of us know that the recruitments are becoming more and more discretionary in the nature, and it just settled down in the universities because most of the universities are still the people of Central University or the State University, most are governed by the political parties, and even the Vice Chancellors and all other people are facing to get quality teachers. I think first time in the country, the Honorable Chancellor understood the problem and she studied the problem in deep, and she has made a fundamental, excluding the kind of the UGC guidelines. What was happening, and all of us know that most of the qualifications or most of the quality people who are selected comes in the assistant professor's post, then associate professor and then professor, because after the new
pension scheme, most of the people don't migrate. And in the university system, only to associate professor and professor in direct recruitment moves from the colleges to the university. So Madam took a thought and she first studied about the different representations which has come against the selection process. After that, she has made a committee, and in that committee, the important point which was there and which Madam figured out is that people call only on the interview basis, call up in one application, calls hundreds of people. Whoever all is qualified by UGC, they are called for the interview. And maybe the person who got the lowest marks regarding the UGC qualification says that the interview will be only based on the, the final selection will be made only on the basis of interviews, and the APIs doesn't carry any weightage. So Madam first thought and made a very kind of selection that all the APIs will be calculated. Then on the basis of those API, for their domain knowledge is introduced, and that will be in a written form. So 30 marks is for the written marks and 100 is of the API which is the UGC has listed. So out of 130, those people who have got 10, out of on one post 10, on 2 posts 15, and on 3 posts have more than 3 posts, only 20 candidates will be passed. So the first toppers among the 130, out of which 30 marks is for the written exam, the discussion is over and good people came for the interviews. In that interview also, Madam introduced a new thing that all of the written assistant professors will be given 1 hour time, and they will be presenting on the PowerPoint presentation that what is the IT skill they have got to have with the students. And those students are also, the experts will come and then they have to give a lecture in front of students. I think those who belong to IIT systems or ISC Bangalore always feel that people used to come to the lecture in that kind of a thing. They give one lecture to the students, to the researchers, and then the DFAC, the Departmental Faculty Advisory, gives its things to the IFAC Institute. I think the miniature of that, Madam introduced in the selection of the assistant professor at the university level. And in front of those students, the presentation will go. Although the people mark, the experts will mark what kind of presentation and what kind of IT PowerPoint presentation or simulation they made in 1 hour. And then only 10 marks for the interview. So the interview discussion is very less. And I think we are the first university who have selected assistant professor. Believe me, we have not got any people less than the postdoctoral fellow in Kanpur University. We have got people from Hyderabad, 2 people, 1 from Bangalore, and all those things on a national basis. The university at Kanpur, I think Dr. Sharma also came in that university for 1 doctorate degree. She was the chief guest of the convocation, so that we got. For the associate professor and the professor also, Madam has gone with the API based kind of a thing. Only on 1 post 10 people will be called, and their all interview will be recorded. So the whole presentation in front of student is recorded, the whole interview is recorded, and that will be put and the chancellor or the chancellor office can see. So I have made 30 selections, and believe me, I got the best kind of thing, and this is all my colleagues are also doing in Uttar Pradesh, and I think this is the first model and the best model in the country for the feather selection in this kind of thing. So I thanks to the chancellor, and she understood the thing and she implemented, and UP State is one of them which has implemented a lot of things, and this is one of the things which we have implemented. Thank you. धन्यवाद पाठक जी। Yes.
Her Excellency Governor of UP and Chancellor of the University, Chairman NEC. I am the new addition as Vice Chancellor in Uttar Pradesh. I joined only 7 or 8 months back. I also observed some of the basic things which are making Uttar Pradesh different from rest of the states or whatever is being prevailing across the country. We have got certain best practices at the state level. The very first thing is that as far as the 7 criteria thing was considered, earlier only the Vice Chancellor was the responsible person. But this new innovation of introducing or rather making the other professors, senior professors as in charges of the 7 criteria, that was altogether a new step, and that of course fueled altogether a new enthusiasm in the university staff and contributed a lot. And now everybody has started feeling that it's the right step and we should go ahead. And everybody is feeling that we have to go for a better NAAC accreditation. That is one important thing we have observed during the last 6-7 months, and continuously it is being monitored. We are being called at Raj Bhavan. Every criteria people will go over there, they will present their findings, and at the same time, because the representative from the other universities are also there, so inter-university interaction takes place. Earlier universities were working in silos. We were being thinking of ourselves only, but once we hear that what is happening at Gorakhpur, what is happening at Lucknow, we also done. So that inter-university interaction is another beauty, which of course added to the upliftment of the education in the state. Another important thing which I would like to add over here, and usually because earlier I was working in Punjab and I never observed this type of thing, and that was the financial management and management of the assets. Even in some of our universities, we were not having inventory of the assets. That has been done, and we are Raj Bhavan is monitoring that thing continuously. Every Vice Chancellor is being called, FOs are being called, estate officers are being called, and they are being asked that what is the status of the inventory management. Similarly for finances also. Madam rightly shared that earlier the number of accounts were in hundreds, and in my own university we reduced it to 1/3 in last 6 months only. So these are some of the basic things which are making the administration more smooth, more accountable, and now we are feeling that probably the things will improve in the past also. Another important thing which I observed, because mine is a very old university, 101-year-old university, and we were Kashi Vidyapit. This is Dr. A.K. Tyagi from Kashi Vidyapit. Ours is a 101-year-old university, and we were having this degree problem. In our university itself 3,000 degrees were, 3 lakh degrees were pending. With the suggestion from Raj Bhavan, we arranged camps, special camps in university as well as at the district level, and distributed most of the degrees. Of course, some of the degrees are being sent through post also. These are the small things, but they are having direct impact on the society. This creates a positive, thinking in the society. Similarly, the another important thing, which of course is the some challenges, especially regarding the yoga education. We have yoga and naturopathy in our university, and presently this is there in the education faculty. But somehow the activities which are being performed, they are more likely to the medical faculty. So that is also to be decided that in which faculty should be kept, whether it should be there in education or it should be there in medical. One more important thing is that the period of appointment of the Vice Chancellors, usually in the states it is 3 years. I myself have seen that at least 6 months are taken in understanding the system. Then you make the plan. Only 1 year you get for the implementation of the thing. And at the end, then people start thinking, oh, only 1 year is left out, now we will be going. So that type of spirit prevails. So that is the another aspect, that at least at national level we should have some policy. There should be some uniformity in central universities and state universities, and we have to revisit this problem and take a final decision on it.
So these are some of the things I thought I should share with this big forum, and I'm really thankful that. कैसे हुआ बताइए? Pardon? आपका इंटरव्यू कैसा हुआ? Yeah, in fact, that is also one important thing, and this thing I can share only on off record. People are having many things. They are saying that appointment of vice chancellor is a very big thing, and there are some malpractices being adopted in it. I was serving in Punjab for 31 years. I applied. Everything was so fair that I myself could not believe that I landed in Banaras. Everything was so fair. So that perception should also go, that vice chancellors are being appointed on political or some other basis. In Uttar Pradesh, at least I can assure that everything is very much transparent, very much without any bias. There is no bias of the, I never visited Banaras prior to coming to joining as vice chancellor. So these are some of the experiences which basically tell the beauty of the education, higher education, especially in the state of UP. And I feel this should be a role model for the other states also. At least NAC people should share those things, that this is how the things are being happening in the state. Thank you very much. मुझे निर्देशक से पूछते हैं कि गवर्नमेंट या तो किसी का कोई प्रेशर नहीं रहता है। मेरा पहला एक्सपीरियंस SGPGI संजय गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो मैंने पहले से सोचा था कि जो सर्च कमेटी बनेगी, वो सर्च कमेटी में राज्यपाल की ओर से जिसकी नियुक्ति होगी, ये मैं ऐसा चूज करूं कि जहाँ कहाँ किसी के प्रभाव में ना आए। पहले तो वो होगा, वो मैंने शुरू किया। फिर गवर्नमेंट की ओर से एक आता था और एक जज रहता था इसमें। अब जज आता है तो प्रभाव डाल देता है। तो सबसे पहले मैंने सर्च कमेटी के तीनों ऑफिसरों को बुलाया और मैंने कहा कि एक अच्छा आदमी मुझे चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं आना है, और आपकी सर्च कमेटी की मीटिंग राजभवन में ही होगी, कहीं बाहर कुछ न जाना चाहिए कि आप इधर बैठे हो, क्योंकि राजभवन के अंदर तो कोई आने वाला नहीं है बिना इजाजत। फिर मीटिंग शुरू हुई तो ये काम तो शुरू हुआ। जो विभाग का अध्यक्ष था, मतलब ACS था, फिर चीफ सेक्रेटरी इसमें थे, चार नियुक्ति थी। वे लोगों ने सोचा कि हमें उनको ही लेना है, उनको ही लेना है। तो कई लोगों ने मुझे बताया कि आप अपने तरीके से किसी को नहीं ले सकते, मतलब कई लोग नहीं ले सकते, मतलब इधर इधर ऐसा होता है। मैंने कहा कि आप सोचिए मत। फिर मैंने वो जो अधिकारी का नाम देते थे कि उनको ही बताना, मतलब नियुक्ति करनी है, तो उनके बारे में यूनिवर्सिटी में क्या नेगेटिव चल रहा है वो लाइन, वो क्या काम कर रहा है, करता है कि नहीं, उसकी कंप्लेंट क्या है, ये सब कुछ हम लोगों ने इकट्ठा कर लिए एक बार। दूसरी ओर मुझे ये कहा गया कि ये दो नाम आए हैं जो सीएम ने भेजे हैं, तो मैंने तुरंत सीएम साहब को फोन किया कि आपने दो नाम भेजे हैं, क्या आपकी इच्छा है कि दो में से एक मैं VC बनाऊं? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो वैसे ही एप्लीकेशन आई थी तो आपके यहाँ भेज दिया है, आप अपने तरीके से सिलेक्ट करिए। तो वहां तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। फिर हुआ ऐसा कि एक 3 में से 4 में से एक चला गया और दूसरों को रख कर गया इंटरव्यू में। तो मैंने उनको बुलाया कि आपने छोड़ा क्यों, आपने छोड़ा तो जवाब दीजिए मुझे, आप कमेटी के मेंबर थे, आप गए क्यों? वो बात मैंने सीएम को बताई कि आपका एक मेंबर चला गया और दूसरों को रख कर गया, तो मैं पूरी कमेटी सस्पेंड कर देती हूँ और फिर से मैं ये सब काम करूंगी। तो सोचे
उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करो, आप अपने तरीके से ढूंढो। फिर सर्च कमेटी को मैंने ये बताया कि आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, सबको आपको देखना है और इसमें से 15-20 अध्यापक को पसंद कीजिए। 100, 125, 150 एप्लीकेशन आती है, इसमें से 10-15 जो क्राइटेरिया में आते क्वालिफिकेशन है उनको करिए। फिर उनका इंटरव्यू लीजिए, आप 15 को बुलाइए और 15 को बुलाइए, इसमें से मुझे 5 लोगों का नाम भेजिए। तो वे करते थे, 5 का नाम भेजते थे। अब 5 को मैं आधा घंटा 45 मिनट मैं उनके साथ बैठती थी 1 बाय 1 और उनको हम मैसेज भेजते थे कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी में क्या काम किया है बताइए, राइटिंग में लाइए। और दूसरा, जो यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो वो यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम है, उसका समाधान आप कैसे करोगे वो मुझे बताइए, और वो भी राइटिंग में लेकर आना है। तो मेरे साथ बैठते थे सब लोग, मैं उनके साथ बैठती थी, मैं परिवार के बारे में मैं पूछती थी, परिवार के सदस्य क्या करते, कभी कभी क्या होता है कि सदस्य है ना वही बाहर अच्छा काम तो वो भी मैं देखती थी, क्योंकि उनका बेटा अभी लंदन में है तो इधर कुछ नहीं करने वाला है, उनका बेटा वो करता है तो कुछ नहीं करने वाला है, वो मैं समझती हूँ अच्छी तरह से। अभी 5 जो आए इनका सिलेक्शन मैं करती हूँ 5 में से 1 का। यदि एक यूनिवर्सिटी में मुझे ठीक नहीं लगा, 5 में से 1 भी ठीक नहीं लगा, तो मैंने कैंसिल कर दिया। फिर से इंटरव्यू किया तो मैं और सीएम दोनों ने सोचा कि हम ढूंढे बीसी को। तो हम लोगों ने सेना में से एक निवृत्त अधिकारी था, सेना में वो काम करता था, वहां से हम ढूंढ कर लाए केजीएम में, और उनको मैंने बताया कि आप एप्लीकेशन कीजिए इसमें, और समिति को बताया कि उनका नाम आपको रखना है। तो आज वो काम कर रहा है, तो हम ढूंढने का काम नहीं करते थे। और जो नेगेटिव बातें आती थी मेरे सामने वो मैं बताती थी। एक मैं बताया तो पहली में उनको बताया कि भाई बताइए मुझे, आप रोबोट खरीदा है, काम शुरू किया 5 साल हुआ, कितना ऑपरेशन किया रोबोट से, ट्रेनिंग दिया आपने, तो बोला कि नहीं जिम्मेवारी आपकी है, क्यों नहीं दिया। फिर मैंने उनको पूछा कि आप 46 नंबर पर थे सीनियोरिटी में, लेकिन आप 2nd नंबर को जो पोजीशन देकर आपको वो दिया है, तो आपने वो काम क्यों नहीं किया। एक 5 मंजिला मकान था, लेकिन उसका उपयोग ही नहीं होता है, तो बनाया क्यों आप इसमें नहीं किया, वो जिम्मेवारी आपकी थी। बेचारा की क्या स्थिति होगी मुझे बताइए। तो वो जवाब नहीं दे पाए। अभी जो नया वीसी आया उसने 6 महीने में 400 बेड डाल दिया वो मकान में, और जो डायलिसिस के लिए लोग तड़पते 2-2 साल वेटिंग रहता है, सरकार इतना पैसा देती है आपको, तो ये क्यों नहीं करते हो। तो एक नया वीसी ने आकर सब कुछ पूरा कर दिया, उद्घाटन किया। ओह सॉरी, ये जो मास्क है ना, आप अपनी बात बता दीजिए। और रोबोट था तो उसकी ट्रेनिंग के काम किया उन्होंने, अब अच्छा काम यूनिवर्सिटी में हो रहा है। बताइए सॉरी मैं तो कोई प्रेशर नहीं आता है, सब समझ गए कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपका परिचय प्लीज आदरणीय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और बाकी गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित हैं, पीसी डायरेक्टर्स और अदर पर्सन, मैं सबको आपको नमस्कार करता हूँ। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ इस तरह, आपने इतना बोला है। हाँ, मैं आपको बहुत छोटा सा
बताना चाहूँगा मैं किस मंशा से यहाँ पर आया था। वैसे तो मैं बहुत सुखी था पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो PGI चंडीगढ़ में है, क्योंकि मेरे पास पूरे पंजाब स्टेट का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था कि वहाँ पर एक आउटरीच प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया था हेपेटाइटिस C को ट्रीट करने का। कुल मिला के 8 लोगों को ट्रीट करना था। जब मैं यहाँ पर आया तो 1 लाख से ज़्यादा हम लोग ट्रीट कर चुके थे। एक वो अचीवमेंट थी। वहाँ पे नीडल प्रयोग ज़्यादा होता था, आप जानते हैं। आईवी ड्रग यूज़ था तो उसमें भी मैंने काम किया था। और ये प्रोग्राम जो है फिर अल्टीमेटली जो है स्वास्थ्य विभाग जो इंडिया का है तो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जिसको उन्होंने मेरे को चेयरमैन बनाया था। उसके बावजूद मैं यहाँ पर आया। अट्रैक्शन था, एक तो मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ सहारनपुर को, दूसरी मेरी सारी एजुकेशन किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी की है और आई वॉज द फर्स्ट DM कैंडिडेट ऑफ संजय गांधी PGI। तो मेरे को लगा कि यहाँ पर आके कुछ अब रिटर्न करना चाहिए, ये मेरी मंशा थी और वो आज भी मंशा और ऐसी ही रहेगी। कई चीज़ें हम लोगों ने नई शुरू करी है, तो मैडम ने अभी बताया कि एक जिस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं 5 मंजिला, वो लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट की थी। हेपेटोबिलियरी एंड लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट वो हमने स्टार्ट करी यहाँ पर आके। बीच में 2 हमारे कोविड के लहर भी आई है, वेव आई है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमने उसको स्टार्ट किया और उसमें लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की इस बात करी शुरू करने की। और मेरे को अत्यंत हर्ष है मैडम, 2 हफ्ते पहले हमने लिवर ट्रांसप्लांट किया। हमने इस वजह से डिस्क्लोज नहीं किया कि वो जब डिस्चार्ज होगी तो उस दिन हम डिस्क्लोज करेंगे। और 5 और पेशेंट हैं जो इस समय लाइनअप हैं, जो अगले 2-3 महीने में हम उनको भी कर देंगे। तो एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम दोबारा से फिर हमने कर दिया है OC में। दूसरा जो हमारे सामने चैलेंज था जब मैं यहाँ पर आया, एक वो भी 5 मंजिला भवन है G+4, इमरजेंसी मेडिसिन एंड द रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर। अभी हमारे पास में इमरजेंसी में 30 बेड हैं और जो नया वाला आ रहा है उसमें 210 बेड हैं, यानी कि अगर 1 यूनिट माने तो हम उसको विस्तार कर रहे हैं 7 यूनिट में। किडनी ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 130, 140, 150 होते हैं, तो 348 बेड का ये नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट लेके आ रहे हैं, जिसमें ये संख्या जो है 2 से 3 गुना हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि संजय गांधी जो है एक यूपी के लिए एक ट्रांसप्लांट सेंटर का हब बने और खाली लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांटेशन से कुछ नहीं होने वाला। तो हम लोगों ने उसमें डिजीज डोनर यानी कि जो ब्रेन डेथ हो जाते हैं उनसे भी ऑर्गन जो मिलते हैं उसको स्टार्ट करने का। तो हमें 3 कार्यक्रम करने हैं। एक तो किडनी तो चल ही रहा है, लिवर शुरू हो गया, तीसरा हमें जो शुरू करना है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। उसके लिए हमने ऑर्गन डोनेशन में काफ़ी जोर दिया है और हमें आशा है कि अगले 3 महीने में ही हमें वहाँ से ऑर्गन्स मिलने लगेंगे, ऑर्गन प्रत्यारोपण होगा। और इसके अलावा हम लोगों ने कई चीज़ें करी हैं जो नई हैं, खाली अपने SGPGI लेवल पर नहीं बल्कि प्रदेश लेवल पर और नेशनल लेवल पे हमने काफ़ी कुछ सीखा है। 2 जो हमारी लहर आई है, हम लोगों ने क्या किया है कि हमने ट्रेनिंग दी है थ्रू टेली मेडिसिन के माध्यम से। हमारे पास में ECHO प्रोग्राम है, 51 मेडिकल कॉलेजेस में हमने टीचर्स ट्रेन करे हैं। ICU केयर को सुदृढ़ बनाया, मतलब वहाँ के जितने भी थे उनको ट्रेन करके ऑनलाइन उनको सुपरवाइज किया है। इसको सीखते सीखते तो फिर हम लोगों ने टेली मेडिसिन की नई शुरुआत करी है, जिसमें हमें पावर ग्रिड ऑफ इंडिया ने 7 करोड़ रुपए दिए हैं एज ए CSR। उसमें हमने 200 बेड ICU मैडम खोल रहे हैं, जिसमें जो हब एंड स्पोक मॉडल, हब हमारा रहेगा, स्पोक मॉडल में जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे गोरखपुर है, प्रयागराज है, आगरा है, मेरठ है, तो उनमें सब में 20 से 40 बेड होंगे, हमारे में 60 बेड होंगे, मिला के 200। तो फाइनल स्टेजेस में है वो, उनकी बिड हो चुकी है। हमारे पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ कि कौन कौन आना चाहता है, हम लोगों को क्या चाहिए, तो ये चालू हो जाएगा। इसका फर्क ये पड़ा है कि सरकार पे तो पिछली बार लुकिंग एट द मतलब जैसे हमारा प्रोग्राम चल रहा है और जो हो सकता है कि बाकी के जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं
अगर हम उनमें भी एक एक यूनिट, चाहे वो 10 बेड आईसीयू की करें, तो उनको वहीं पर ही जो है सिक पेशेंट्स को मिल जाएगा जो उनको मिलना चाहिए, उसी समय देखा जा सकेगा। अक्सर क्या होता है कि आगरा से आपने रेफर कर दिया, एम्बुलेंस में बैठा दिया और वो संजय गांधी तक नहीं पहुँच पाए। तो इससे ये फायदा मिलेगा कि जो मैनेजमेंट पेशेंट का है उसी समय उसको दिया जा सकेगा, सुपरवाइज किया जा सकेगा और इस हालत में किया जा सकता है कि उसको हम ट्रांसफ़र कर सकें। तो ऐसे कई कार्य हमने शुरू करे हैं। हमने ई ऑफिस भी स्टार्ट कर दिया है एक्चुअली 1 सितंबर, उससे वो भी आगे बढ़ रहा है कि हम पेपरलेस वर्क पूरा उस पर लेके आ रहे हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं तो हम लोगों ने स्टार्ट करी है। और इतना ही नहीं है कि बाकी के जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे RML है, कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसका मेरे को एडिशनल चार्ज है आज तक, तो उसमें भी हम लोग यही कर रहे हैं। और KGMU में है, तो अच्छी बात है कि हम लोगों ने ये करी कि जितने भी हम तीनों PCs हैं यहाँ पे, तो वो हम मिल के काम करते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ कोई चीज़ अच्छी हुई है तो दे वांट टू रेप्लिकेट है, और ऐसे ही 22 वर्षों। तो यही है, तो छोटी मोटी चीज़ें। हाँ, कैंसर। तो अब जो एक और हम लोग कर रहे हैं, पूरा सेल बना रहे हैं जिसका, वो है आउटरीच प्रोग्राम सेल। उसकी हमने शुरुआत जो है अभी किया था। हमने एक तहसील है मोहनलालगंज, उसको गोद लिया है। वहाँ पर हमारी पूरी टीम जो है, वहाँ के जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग हैं, उनको हमने ट्रेन किया है कि जो महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल कैंसर का है, काफ़ी उसको करने के लिए, देखने, प्रिवेंशन करने के लिए और अर्ली स्टेज पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे पूरा मुहिम चलाया, प्रोग्राम चलाया है, जिसमें हम सारी महिलाएं, पूरी महिलाओं को जो कि उस एज ग्रुप में आती हैं जिसमें कि ये कैंसर ज़्यादा होता है और हो सकता है, और सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुख के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, इन 2 कैंसर को देखने के लिए अर्ली डिटेक्शन एंड द मैनेजमेंट प्रोग्राम हम लोगों ने चालू किया है। और ट्रेनिंग हमने काफ़ी लोगों की कर दी गई है। अब उसको 10 मार्च से जब ये इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, उसको एक बड़े पैमाने पर शुरू करके उसके रिजल्ट भी हमारे पास मैडम आने लगे। एक छोटा सा प्रोग्राम हमने राजभवन में भी किया था, उस समय किया था। उस समय 51 महिलाओं को हम लोगों ने देखा था वहाँ पे, और 5 महिलाओं में शक था, लेकिन बाद में जब हम लोगों ने निडल बायोप्सीज करी तो उसमें वो दूर हो गया था, ऐसा कुछ नहीं था। तो कई नई चीज़ें हम लोग उसमें कर रहे हैं। और हम ये इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि खाली SGBGI के लिए ही ना हो, बल्कि पूरे स्टेट प्रदेश के लिए हो, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ अचीव करते हैं तो दूसरे को उसके लिए नया वो नहीं करना पड़े, बल्कि आसानी से उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाए और वहाँ पे भी ये होने लगे। तो ये हमारा है, इस सब करना है। थैंक यू सो मच। Honorable Governor of Uttar Pradesh, Director-elect, my friend. मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं आया वाइस चांसलर ज्वाइन किया तो हमारा SSR सबमिट था। That because now NEC has become very transparent, काफी transparent, because 70% marks you get it when you submit the SSR, you get it. Then I realized that we will get only B, not more than B. तो मैंने उसको सरेंडर किया। और मुझे याद है, I remember madam took a meeting of NEC and that lasted almost started from 11 and lasted at 3:30. She was sitting there, my whole team was there, and it helped so much. हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, now we are going to submit IQR and then SSR, and we have assessed it कि हमारा एक A से ज़्यादा आ रहा है, 3.2, 3.3 पे. But only thing is that what we are facing problem. I got a call from my additional secretary higher education. They had, because now this credit bank has come into existence. जो credit bank, national credit bank है, तो state credit bank is also a reality. तो उन्होंने क्या किया था? What they did, they
gave one affidavit कि which college will, which university will accept it, कौन accept करेगा और नहीं, सबको साइन करें। तो मैंने साइन तो कर दिया था, लेकिन I had apprehensions about one column जिसमें ये लिखा गया था कि only the credit of those colleges, university which has got been accredited with NAC will be included. Literally हमारे यहाँ more than 50-60% कॉलेज NAC से accredited नहीं है। तो मैंने उनको थोड़ा विरोध किया, मैंने कहा आप ऐसे करिएगा तो that will segregate कि बहुत सारे हो जाएगा, उनका क्रेडिट लोडिंग नहीं हो रहा है बिकॉज NAC में accreditation नहीं है। सो वो और गोरखपुर इज इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी, फिर यहाँ पे स्ट्राइक होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्शन पहले करिएगा। फिर उन्होंने कहा आप डिप्टी सीएम से बात करिए। देन आई स्पोक टू डिप्टी सीएम। तो मैंने कहा देखिए ये NAC बहुत सारे कॉलेजेस में NAC यूनिवर्सिटी में ठीक है सारी आ गई है, लेकिन कॉलेजेस स्टिल दे आर नॉट बीन इवैल्यूएटेड बाय NAC बिकॉज उनका एक्सपोजर नहीं है। एक जो हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझ आ रही है कि वो हाउ टू फिल एसएसआर, हाउ टू प्रिपेयर इट, वो रिपोर्ट में कॉलेजेस हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा चैलेंज है। तो आई रिक्वेस्ट एट दिस प्लेटफॉर्म कि आप कुछ उन कॉलेजेस के बारे में सोचिए जो NAC से जाएंगे तो सी से नीचे जाएंगे, तो हाउ टू हेल्प देम, अदरवाइज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग पीछे रह जाएंगे। बहुत सारे ऐसा क्रेडिट बैंक में नहीं जाएंगे तो गवर्नमेंट बोलेगी कि इनका तो क्रेडिट है ही नहीं लोड। सेकेंड, मैं करीब लास्ट 2 साल में 12 सच कमेटी वाइस चांसलर के रहा हूँ, राजस्थान में, 1-2 यूपी में, उड़ीसा में, एंड आई वाज इन आल्सो झारखंड, बिहार में। Such a transparent selection of vice chancellor I have not seen, but we have seen. That I accept. अब हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं डॉक्टर शान सिंह इंदा जी सहायक सलाहकार से अनुरोध करता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। पांडे जी, Honorable Governor Uttar Pradesh, Shrimati Anandibhen Patel ji, the officials from State Government of Uttar Pradesh, Vice Chancellors, academicians, distinguished guests, dear colleagues, ladies and gentlemen. It's a very special day for NAC and it's joy and privilege on my part to propose a vote of thanks on this special event. As Honorable Governor Shrimati Anandibhen Patel has graced us with her immense presence. We are very fortunate enough that Madam has accepted our invitation as chief guest for today's program. Madam, we wholeheartedly welcome you on this special event, and your presence out here would immensely benefit all the staff members of NAC and all the delegates available out here. Your presence here today inspires us, and we have reached another milestone, that is launching of the Yoga Manual and State Level Analysis Report of Uttar Pradesh in India. And we assure you, Madam, that in future also NAC will perform better and reach pinnacle of success with all your support and guidance. I'd like to specially thank Director NAC, Professor Ashish Sharma ji. Sir has been the driving force behind this whole process. His vision, interest and hard work has once again culminated in another success story, and I wish to thank him for the efforts Sir has put in bringing out the Yoga Manual and State Level Analysis Report of Uttar Pradesh in India. One of the most important contributors of NAC's success for almost 3 decades of our existence has been the sustained support of all the stakeholders
and especially the committee members who are involved in making and developing the manuals and state level reports, which helps the institutions of higher education in driving their long-term visions and not short-term perspectives. I'd like to place on record and thank all the external and internal committee members of the Yoga Manual and State Level Analysis Report of Hindi in bringing out the report and the manual as intended. I also acknowledge the efforts of all the advisors, deputy advisors, assistant advisors, the finance department, the admin department, the logistics department, the publication department of NAC for making this program a successful event. I think I would fail in my duty if I don't mention the contribution of the media and especially the Karnataka Police Department for providing us a mandatory clearance as well as the impregnable security to cover this success of the program. We are grateful to the media and the police person for their participation and helping us in smooth conduct of this program. आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। गुजरात मराठा उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलचित रंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता Thank you very much.